हरियाणा विधानसभा चुनाव में घमासान तेज हो गया है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस के बाद आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में हरियाणा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने हरियाणा के लिए 20 बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कौन से बड़े वादे किए हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो 20 वादे असीम, क्या क्या है इनमें? कल कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें 7 गारंटियां हरियाणा के लोगों के लिए रखी गई थी। आज बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें 20 संकल्प लिए गए हैं। सबसे पहले तो बीजेपी ने ये कहा है कि हम लाडो बहन योजना के तहत हर महिला को 2000 रुपए देंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए के अंदर मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो अग्निवीर योजना के लेकर के आई थी सरकार, तो हरियाणा सरकार हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देगी। और चौथी सबसे बड़ी बात, जो 24 फसलें हैं उसको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी बीजेपी ने यहां पर दी है। इसके साथ साथ 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का वायदा भी बीजेपी सरकार हरियाणा की जनता से कर रही है। हर जिले के अंदर खेलों की नर्सरी बनाने का वायदा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर किया है। हरियाणा के चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं, तो देखना होगा हरियाणा की जनता किसके ऊपर अपनी मोहर लगाती है। जी, तो चलिए, कांग्रेस के साथ इधर बीजेपी के 20 किसके वादे किस पे भारी, आगे देखेंगे। इधर रोहतक में संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र को सिर्फ औपचारिक बनाकर रख दिया है। हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। हरियाणा चुनाव में किसके वादे में है कितना दम और किसका पल्ला है भारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर हरियाणा का दंगल, किस वादे में दम, आज का आवाज अड्डा। तो आज का चुनाव अड्डा, किसके वादे में कितना दम, जरूर देखिएगा, क्योंकि हरियाणा का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा की रैली में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। आप जानते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों को लेकर पाकिस्तान में बहुत उत्साह है। इनके घोषणा पत्र से पड़ोसी देश बहुत खुश है। वहां इन दोनों पार्टियों की बल्ले बल्ले हो रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों पर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अखिलेश सरकार में माफिया का राज था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। इधर योगी के माफिया वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी भी तस्वीर देख लो, उनकी भी देख लो, माफिया कौन लगेगा ये बता दो। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा ये बता दो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक देश एक चुनाव को एक बड़ी साजिश करार दिया है। ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन। चलिए, तो राजनीतिक खबरों के बाद अब थोड़ा रुख कर लेते हैं बाजार की खबरों का। फेड रेट कट भी आज बाजार में जोश नहीं भर पाया। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार में आज तेज मुनाफा वसूली हुई। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुए हैं, नहीं तो और चढ़ता बाजार। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज जोरदार बिकवाली दिखी है। हालांकि आखिरी में सेंसेक्स ने 237 पॉइंट और निफ्टी ने 38 पॉइंट की बढ़त बनाई और चढ़ के बंद हुए। पीएससी, तेल, गैस, मेटल शेयरों में बिकवाली रही आज। फार्मा, आईटी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। इसके अलावा एफएमसीजी, बैंकिंग और ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखी गई। इधर एनटीपीसी में आज बाजार का फोकस रहा। कंपनी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की अर्जी सेबी में दे दी है। 10,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। इस इशू के बारे में और ज्यादा डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी एनटीपीसी ग्रीन का आ रहा आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना के साथ एनटीपीसी ग्रीन ने अपने आरएचपी पेपर्स एक्सचेंजेस पे फाइल कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से एक पूरा फ्रेश इशू जो है वो बाजार में लाया जाएगा और शेयर होल्डर्स जो एनटीपीसी के उनके लिए भी एक कोटे का प्रावधान है। जहां तक कि आईपीओ यूटिलाइजेशन का सवाल है, लगभग 7,500 करोड़ 10,000 करोड़ में से कर्ज चुकाने में जाएंगे, बैलेंस शीट मजबूत करने में जाएंगे और बैलेंस है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में यूज करेगी कंपनी। ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो देखे कंपनी का तो 3,000 मेगावाट से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है और 100 मेगावाट के कंपनी के विंड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि लगभग 25,000 मेगावाट की कंपनी की तैयारी है प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की। एमओयू स्टेज पे, कोई एग्जीक्यूशन स्टेज पे, कोई एलओआई स्टेज पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अगले 3 साल का कंपनी का स्टेटेड टारगेट है लगभग 16,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी को ऑपरेशनलाइज करना। लेकिन FY32 तक कंपनी की योजना है कि 60 गीगावाट तक सोलार और विंड प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए। जहां तक कि क्रिसिल का सवाल है, क्रिसिल को लगता है कि अगले 3 से 5 सालों में
सोलार और विंड प्रोजेक्ट्स की ज़बरदस्त कैपेसिटी एडिशन हो सकती है। लगभग 250 गीगावाट यहाँ ऑपरेशनलाइज करने की योजना सरकार और सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज से आती हुई नजर पड़ेगी, जहां एनटीपीसी ग्रीन एक बड़ा नाम उभर के आ रहा है। जहां तक कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटीज का सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त एबिटा मार्जिन के साथ कंपनी ने FY24 के रिजल्ट्स दिए। 2000 करोड़ की लगभग आय और लगभग 1750 करोड़ का एबिटा एनटीपीसी ग्रीन का FY24 में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कंपनियों के पास AGR का बकाया देने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने AGR पर अपना आदेश दिया था। उसके बाद कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की रिव्यू याचिका को भी खारिज कर दिया था। पिछले साल टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। टेलीकॉम कंपनियों की दलील थी कि जो AGR है उसके अंदर कई सारे अर्थमेटिक एरर है, कैलकुलेशंस के अंदर एरर है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को ओपन कोर्ट के अंदर सुनना चाहिए। 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्ट किया था। इस मामले की इन चैम्बर पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इसमें कोई भी ऐसी खामी नजर नहीं आती है जिससे हमें यह लगे कि इस मामले को ओपन कोर्ट के अंदर सुने जाना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को AGR की बकाया रकम पूरी चुकानी पड़ेगी। टेलीकॉम कंपनी उम्मीद कर रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है तो उनको 50 से 60% तक AGR बकाये पर राहत मिल सकती है, लेकिन अब कंपनियों को रकम पूरी चुकानी होगी। टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर करीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया AGR है। इसमें सबसे बड़ी लायबिलिटी वोडाफोन आइडिया की है जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का बकाया। दूसरी नंबर आता है भारतीय एयरटेल का जिसके ऊपर 35,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो अभी सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है। ये मोरेटोरियम पीरियड 2025 के अंदर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को बाकी सारी रकम किस्तों के अंदर चुकानी पड़ेगी। तो ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका। अब उनके पास कोई खास विकल्प नहीं बचे हैं। चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें, कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। EY इंडिया के पुणे ऑफिस में जॉब करने वाली 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पिरायल की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस मामले की जांच करेंगे। अन्ना EY इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। अन्ना की मां ने EY इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को एक लेटर लिखकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी से इतना काम लिया गया कि वो तनाव में आ गई। उसके ऊपर लगातार काम का प्रेशर डाला जा रहा था, इस कारण उनकी बेटी की मौत हो गई। अन्ना ने मार्च में कंपनी ज्वाइन की थी। लेटर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफ़ी बवाल मचा। चार्टर्ड अकाउंटेंट युवती की मौत के मामले पर EY इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी ने अब अपने स्टाफ को एक ईमेल लिखा है। क्या कहा है उन्होंने इस ईमेल में, बताने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, आई थिंक एक ईमेल है जो कि स्टाफ को लिखा गया। आई डोंट नो ऑफिशियली ये बाहर आया या नहीं, लेकिन कई बार ऐसे मेल्स जब स्टाफ को जाते हैं तो वो अक्सर स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन क्या है इस ईमेल में, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल विपिन जी, अगर इस ईमेल की बात करें तो ये एक EY इंडिया का इंटरनल कम्युनिकेशन है इस पूरे मामले में। हालांकि अब वो लीक हो चुका है और जो मुख्य बातें कही गई है उसमें कहीं ना कहीं एक ओवरऑल अगर समअप देखें तो जो आरोप अन्ना की मां की तरफ से लगाए गए हैं EY इंडिया को लेकर, वो कहीं ना कहीं इमेज को बैलेंस करने की कोशिश राजीव मेमानी की तरफ से की गई है। अगर जो हाईलाइट्स है वो मैं आपको बताना चाहूँ तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की है परिवार को लेकर। उन्होंने कहा कि ये जो कठिन समय परिवार ने देखा है, इस कठिन समय के दौरान उनकी कंपनी परिवार के संपर्क में थी और जो नुकसान जो उन्होंने अपनी बेटी को खोया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी कंपनी और निजी तौर पर वो खुद परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि अन्ना की मां की तरफ से जो ईमेल की गई जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, उन्होंने इस पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी ईमेल को काफी गंभीरता से लिया गया है और पूरा संज्ञान भी लिया
गया है। इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से उनकी कंपनी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ऊंची प्राथमिकता देती है और किस तरह से अब आने वाले वक्त में इस घटना के बाद और भी ज़्यादा जो है जो एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं उनको आगे मेंटेन किया जाएगा, एक बैलेंस वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ मेमानी ने इस इंटरनल कम्युनिकेशन में अपने एम्प्लॉय से भी कहा है कि वो लगातार रेगुलर बेसिस पर अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई शिकायत है या फिर कुछ वो फीडबैक देना चाहते हैं तो अलग अलग चैनल्स के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उससे जाहिर तौर पर यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो EY इंडिया है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, क्योंकि जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं अन्ना की मां की तरफ से उसकी जांच अब केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में फूड बिजनेस की प्रदर्शनी वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मिलेट से लेकर मॉक मीट तक अनोखे स्टॉल्स लगे हैं। मॉक मीट के स्टॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। मिलेट्स की बात हर जगह होती है, लेकिन मिलेट सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि टेस्टी भी हो सकता है। ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। वाव मॉम फूड्स उड़ीसा का एक कंपनी है, फूड कंपनी है। कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए के। मैम, मिलेट को आपने बिल्कुल मॉडर्न अवतार में उतार दिया है। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ से सोर्स करते हैं आप? हमारा मेन थॉट था कि मिलेट को हम इस फॉर्म में उतारे ताकि जंक फूड की जो मार्केट है उसी को हेल्दियर बना दे। तो नूडल्स है, पास्ताज है, कुकीज हैं, चिप्स जो हम बोलते हैं, सेवरीज हैं, और हमारे पास ऑल टुगेदर 30 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सूप है, मिलेट बाजरा सूप है, न्यूट्री बार है। सो हमारे पास पूरा रेंज है मिलेट में, जिसमें आप और हमारा नाम भी वैसा हमने रखा है वाव मॉम फूड्स, कि कोई भी मदर को परेशानी ना हो जंक फूड को अनजंक करने में मिलेट के थ्रू, एंड वो खुशी खुशी खिला सके। तो चाहे वो चिप्स हो या कुकीज हो या बाकी सारी चीजें हो, ये सब कुछ मिलेट से बन सकता है। सब मिलेट से बन सकता है, सब हेल्दियर हो सकता है। और यहाँ पे हमने बहुत ख्याल रखा है, हर कुछ बेक्ड है। इसमें पाम ऑयल बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, वी यूज बटर। हमने इसमें शुगर की जगह जैगरी यूज किया है मिठास के लिए, ताकि अच्छी मिठास, मतलब जो भी हो अच्छे हो। वर्ल्ड फूड इंडिया में बिहार की एग्रीटेक कंपनी दे हाथ का भी स्टॉल है। इसका भी जायजा रोहन सिंह लेने पहुंचे। एग्रीटेक कंपनियां किस तरीके से समाज में बदलाव रही है उसकी एक छवि यहाँ पे देखने को मिल रही है। देहात, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, एग्रीटेक कंपनी है, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फार्मर से लेकर आपके प्लेट तक, कोई मिडिल मैन ना हो, सीधे आप तक पहुंचे। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये बताइएगा थोड़ा। देहात एक 360 डिग्री सोल्यूशन है किसान के लिए। उसी का एक बाई प्रोडक्ट है जहाँ पे हमारे जो किसान हैं, जो आज के डेट में हम लोग सब कोई चाहते हैं हेल्दी फूड खाना, है ना। तो हमारे ऐसे किसान जो पेस्टिसाइड फ्री खेती करते हैं, है ना, और हम कंज्यूमर साइड पे ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए हेल्दी खाना, जिस खाने में केमिकल ना हो, पेस्टिसाइड फ्री हो। तो उन दोनों स्तंभों को हमने बीच से जोड़ा है, जहाँ पे हम लोग कंज्यूमर को एक शुद्ध खाना देने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को डायरेक्ट कंज्यूमर तक, जो एक फार्म टू फोक की स्टोरी होती है ना, वो हम कंज्यूमर को डायरेक्ट उनके खाना को देने की कोशिश। स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करना आज के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद दाम और रेस्टोरेंट के दाम में काफ़ी अंतर होता है। यानी इस प्लेटफॉर्म पर खाना ऑर्डर करना आपको महंगा पड़ता है। कैसे, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अक्सर भूख लगने या फिर अपने फेवरेट फूड आइटम को खाने की क्रेविंग के वक्त हम और आप अपने घर या फिर दफ्तर पर बैठे हुए ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन पर खाना ऑर्डर करने की एवज में आपको 20% से भी ज्यादा कीमत देनी पड़ती है रेस्टोरेंट के मुकाबले। और इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस भी ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन कंपनियां आपसे लेती हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। हमने बकायदा अलग अलग आउटलेट्स पर जाकर इसकी पड़ताल की और जो पाया वो चौंकाने वाला था। पहले हम गए पहाड़गंज के पिज्जा हट पर। यहाँ मार्गरीटा पिज्जा 140 रुपए का था, वहीं स्विगी जोमेटो पर 169 रुपए का। फ्रेंच फ्राइज जो आउटलेट पर 99 रुपए का है, उसकी स्विगी और जोमेटो पर दाम 109 रुपए है। इसके अलावा जेस्टी पनीर पॉकेट का प्राइस आउटलेट पर 119 रुपए है, वहीं ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर 129 रुपए। पिज्जा हट के बाद हमने रुख किया गोल मार्केट के फेमस बांग्ला फूड्स का।
यहाँ के मेन्यू रेट और स्विगी जोमेटो पर मौजूद दामों में बड़ा फर्क दिखाई दिया। महाराजा थाली का दाम आउटलेट मेन्यू पर 298 रुपए था, वहीं स्विगी जोमेटो पर 365 रुपए। बांग्ला फूड्स पर वेज चाउमीन 164 रुपए की है, जबकि ऑनलाइन इसका प्राइस 212 रुपए है। भल्ला पापड़ी आपके यहाँ 120 की मिलेगी, जबकि जोमेटो और स्विगी पर ये 168 रुपए में मिलेगी। महंगे फूड रेट के अलावा इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हैंडलिंग चार्जेस, कन्वेंस फीस और डिलीवरी चार्ज अलग से देना पड़ता है। इस पूरे मामले पर जब हमने स्विगी और जोमेटो से बात की तो जोमेटो का कहना है कि जोमेटो ऐप पर फूड आइटम की जो कीमत होती है वो रेस्टोरेंट तय करते हैं और उसमें जोमेटो का कोई दखल नहीं होता है। कंपनी ने सभी रेस्टोरेंट पार्टनर को एक DIY टूल दे रखा है और इसी के जरिए वो मेन्यू को अपलोड और रिवाइज करते हैं। हालांकि जोमेटो ने ये भी माना है कि कुछ रेस्टोरेंट, होटल और ऑनलाइन मेन्यू में दाम अलग अलग रखते हैं। स्विगी ने इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सवाल ये है कि एक ही खाने के 2 अलग अलग दाम आखिर क्यों हैं? ऐसा करने के पीछे रेस्टोरेंट का क्या मकसद होता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह की प्रैक्टिस पर रेस्टोरेंट के साथ कोई बात क्यों नहीं करते? क्योंकि देखा जाए तो मेन्यू में इस तरह की मनमानी ग्राहकों के साथ एक तरह से हेराफेरी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इस पर हमने खास कंज्यूमर अड्डा भी किया है, जिसे आप आज रात भी दोबारा देख सकते हैं। और इनफैक्ट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर कंज्यूमर अड्डा के नाम से सर्च करेंगे तो स्विगी जोमेटो वाली ये कहानी आपको मिल जाएगी। आखिर आप इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ बने रहिए। नमस्कार।